गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर होने वाला है ये एक बॉटनी लेक्चर है जिसमें हम लोग सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड पेपर है हमारा बॉटनी का, उसका टाइटल होगा माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिटेल स्टडी करने से पहले या फिर कुछ भी बड़ा टॉपिक उठाने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमको आगे या फिर जब भी जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमको बीच बीच में ये चीज़ें यूज़ आएगी। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी निकलता है वो है कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी कि एक्चुअल प्लांट पैथोलॉजी का मेन क्या होता है। तो प्लांट पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है या फिर जो भी साइंस का ब्रांच है, इसके अंदर हम लोग जो भी प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ होती है उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ डिजीज़ इन प्लांट, इन प्लांट्स इज नॉन एज प्लांट पैथोलॉजी। ये तो हो गया प्लांट के रेफरेंस में। लेकिन अगर सेम चीज़ है कि स्टडी ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स या फिर स्टडी ऑफ डिजीज़ इन अदर ऑर्गेनिज्म या एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम लोग प्लांट वर्ड का यूटिलाइज नहीं करते, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एनिमल पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का मीन तो सेम ही होगा कि डिजीज़ का स्टडी है। लेकिन अगर हम डिजीज़ का स्टडी किसी प्लांट के अंदर कर रहे हैं तब हम उसको बोल देंगे कि वो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डिजीज़ का स्टडी किसी एनिमल या फिर किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कर रहे हैं तो वो जो चीज़ें आ जाएंगी वो अलग से एनिमल पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में आता है कि जितने भी जो पैथोलॉजी होती है या फिर जितने भी जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिजीज़ कॉज हो रही है तो उसके पीछे कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही किसी को यूं ही बैठे बैठे किसी को डिजीज़ हो जाएगी या फिर कोई भी प्लांट हेल्दियर प्लांट है वो डिजीज्ड प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ फैक्टर उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो जो फैक्टर, वो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को ही हम लोग एक टर्म उनके लिए यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है, ये हो जाएगा पैथोजन। तो पैथोजन क्या होगा, जैसे कि ये वे फैक्टर है जो किसी भी प्लांट या किसी एनिमल के अंदर डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी कि इनके लिए अगर हमको कोई पर्टिकुलर टर्म यूज़ करना रहेगा या फिर पर्टिकुलर 2 to 3 वर्ड के अंदर अगर हमको आंसर करना है तो हम लोग लिखेंगे इनके लिए डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट यानी कि वे एजेंट जिनके अंदर या फिर वे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर किसी भी प्लांट या किसी एनिमल या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है, दे आर नॉन एज पैथोजन या फिर उनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि जो भी प्लांट पैथोलॉजी है, ठीक है, कोई भी अगर टर्म होता है साइंस में या फिर किसी भी तरह की हम लोग डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पीछे किसी ना किसी का मेजर रोल रहता है। और जो भी ह्यूमन बीइंग या फिर जिनका भी मेजर रोल रहता है, जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया तो उन्होंने क्या किया होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ पे अपनी स्टडी की होती है, अपनी रिसर्च की होती है। रिसर्च के बाद जब उस चीज़ को साइंटिफिकली अप्रूव कर दिया जाता है तो उनको उस चीज़ के लिए उनको जो है ये क्या बोलते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि मतलब क्रेडिट दिया जाता है उस चीज़ का कि उन्होंने उस चीज़ की डिस्कवरी की है, ठीक है। उसी तरह से जो प्लांट पैथोलॉजी है, जिन्होंने साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में अपना कंप्लीट स्टडी किया था, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट
फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली, या तो 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, या हु इज़ द फादर ऑफ माइकोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर इसमें आता है तो हमको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसके फादर है हेनरिक एंटोनी डी बेरी इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये प्लांट पैथोलॉजी हो गया, पैथोजन हो गया, फादर हो गया, लेकिन अब ये तो जो पैथोजन है ये तो हो गया लिविंग थिंग, ठीक है। ये हो गया लिविंग थिंग जो कि किसी भी प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी तो होते होंगे जो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्लांट के अंदर या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को अफेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गई लिविंग थिंग। इसके अलावा होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हम लोग काउंट करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, नॉन लिविंग हो गए, नॉन लिविंग यानी कि वो अबायोटिक हो गए, जैसे ये तो हो गए बायोटिक और ये हो गया अबायोटिक, ठीक है। अब अबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, ये कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह से किसी भी प्लांट की ग्रोथ को और उसके लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है टेम्परेचर, ठीक है। कि टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर हाई भी हो सकता है एंड लो भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो प्लांट की ग्रोथ को तब भी अफेक्ट करेगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है माइनस में तब भी वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ज़्यादा होगा तब प्लांट दिखती बात है वो जल जाएगा, और अगर कम होगा तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, उसमें विल्टिंग जैसे कैरेक्टर्स या फिर इस तरह के विल्टिंग जैसे कैरेक्टर्स होंगे वो उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी, अब सॉइल क्वालिटी जैसे मिट्टी, तो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो भी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है तो उससे प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है, और प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा यानी कि उसका लाइफ साइकिल उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें आ जाएगा या फिर सॉइल जो है वो एसिडिक सॉइल या फिर सॉल्टी, ठीक है। ये चीज़ें भी इसको अफेक्ट करती है। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखें, ये तो हो गया टेम्परेचर और सॉइल क्वालिटी। इसके बाद में आता है सनलाइट। सनलाइट का ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड, कि सनलाइट कितने आवर का सनलाइट प्लांट को मिल रहा है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको 12 आवर्स का सनलाइट चाहिए होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको 12 से भी ज़्यादा आवर की सनलाइट चाहिए होती है, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको 12 आवर से कम लेस देन या फिर 8 आवर्स तक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको उतनी लाइट प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो वो प्रॉपर वे में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो दिखती बात है कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाएंगे, फूड नहीं बनाएंगे तो उनका ग्रोथ कैसे होगा, यानी कि उनका ग्रोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनका जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आता है कि टेम्परेचर के अंदर जो मॉइस्चर है वो भी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। मॉइस्चर के अलावा ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन या फिर फर्टिलाइजर्स, या फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है जैसे टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गई, सॉइल क्वालिटी हो गई, मॉइस्चर हो गया, न्यूट्रिशन या फिर फर्टिलाइज़र, ये जो होते हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और उसके लाइफ साइकिल को वो कम कर देते हैं। या फिर
ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, पैथोजन जो होता है, पैथोजन भी अपनी ग्रोथ के लिए इन एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी पैथोजन होता है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि वो इस टेम्परेचर के अंदर ही डेवलप करेगा, या फिर उसको इतना मॉइस्चर टेम्परेचर में चाहिए तभी उसकी जो है प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। तो पैथोजन भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो भी डिजीज़ होती है या फिर किसी भी प्लांट में कोई डिजीज़ हो रही है तो वो किस टाइप की डिजीज़ है। बेसिकली जो डिजीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? कुछ डिजीज़ होंगी जिनको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़, या फिर कुछ डिजीज़ ऐसी होगी जिनको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होंगी, इनके बारे में भी देखते हैं क्या होता है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से वेरी करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का अगर यानी कि वे डिजीज़ जो किसी इन्फेक्टेड पर्टिकुलर ऑर्गन से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में स्प्रेड करती है, यानी कि इनमें स्प्रेडिंग पावर होती है। जबकि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उनमें स्प्रेडिंग पावर नहीं होती है, यानी कि अगर उनमें फैलने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। उनका जो भी इन्फेक्शन होता है या फिर जो भी संक्रमण होता है, अगर वो किसी सिंगल प्लांट को इन्फेक्ट किया है तो वो उस सिंगल प्लांट तक ही सीमित रहेंगे, उसके बाहर वो किसी भी सेकंड प्लांट को वो इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। जबकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, अब वो इन्फेक्शन प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्टेम पार्ट में भी हो सकता है, लीफ पार्ट में भी हो सकता है, फ्लावर पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो इन्फेक्शन होता है अगर वो एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स के अंदर वो स्प्रेड कर रहा है, या फिर जो संक्रमण है वो एक पौधे से एक से ज़्यादा पौधों तक फैल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। अगर हम लोग अब रिसेंट टाइम में अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जाम्पल देखें तो कोरोना इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपको समझने के लिए। जैसे कोरोना है तो स्टार्टिंग में उसका सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल ही था जो कोरोना से इन्फेक्टेड था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि एक से मल्टीपल लोगों में वो फैल गया, और आज के टाइम में हमको पता है कि उसका नंबर जो है वो कितना ज़्यादा अमाउंट में हो गया, क्या ठीक है, कितना ज़्यादा कोरोना फैल गया। तो कोरोना एक तरह से क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस में देखने को मिल रही है, ठीक है। उसी तरीके से ये होता है इन्फेक्शियस डिजीज जो कि एक ऑर्गेनिज्म से या फिर एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स के अंदर वो स्प्रेड कर रही है, यानी कि इनमें जो होता है इनमें स्प्रेडिंग पावर होती है, इनमें स्प्रेडिंग पावर होती है, जबकि इनमें स्प्रेडिंग पावर नहीं होती है, ये एक तक ही सीमित रहता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि इनका जो ट्रांसमिशन है वो वन टू अनदर प्लांट होता है, जबकि इनमें ट्रांसमिशन वन टू अनदर प्लांट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसमें ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, इसमें ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जबकि इसमें ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कि अगर कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है या फिर कोई पैथोजन ट्रांसमिट हो रहा है, दिखती बात है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो क्या होगा, पैथोजन। पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल, जबकि इसके लिए कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि अगर ये पैथोजन है या फिर जो भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, अगर उसका ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको किसी न किसी मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कुछ ना कुछ उसको ऐसा मीडियम चाहिए या फिर कोई माध्यम चाहिए जिससे कि वो एक प्लांट से अनदर प्लांट तक वो स्प्रेड कर सके, ठीक है। तो इसको क्या होगा, इसके लिए कौन कौन से मीडियम होंगे जो इसको स्प्रेडिंग में हेल्प करेंगे, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई भी वेक्टर हो सकता है जिसे हम लोग हिंदी में वाहक बोलते हैं,
ठीक है, वेक्टर हो गया। तो एयर के थ्रू भी पैथोजन का ट्रांसमिशन होता है, वाटर के थ्रू भी पैथोजन का ट्रांसमिशन होता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू भी पैथोजन का ट्रांसमिशन होता है। जबकि जबकि जितने भी जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है उनमें इस तरह का कोई भी वेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा वेक्टर एब्सेंट होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कि जो डिज़ीज़ होती है वो कितने टाइप की होती है या फिर उसके कौन कौन से काइंड होते हैं। बहुत इजी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको लेक्चर स्टार्ट करने के बाद में, मतलब कि जो डिज़ीज़ होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो होती है बायोटिक डिजीज़ और एक होती है अबायोटिक डिजीज़। आप लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ होंगी जिसको बोलते हैं हम लोग बायोटिक डिजीज़, और कुछ होती है जिनको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक डिजीज़। बायोटिक डिजीज़ और अबायोटिक डिजीज़ के अंदर डिफरेंस क्या होगा कि बायोटिक डिजीज़ वे डिजीज़ होती है जिनके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी तरह का पैथोजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कोई लिविंग थिंग। बायोटिक का मतलब ही क्या होता है? लिविंग। अबायोटिक का मतलब ही क्या होता है? नॉन लिविंग। ठीक है, ये हो गया लिविंग और इसका मीन हो गया नॉन लिविंग। चीज़ें समझ में आ जाएगी कि लिविंग चीज़ें कौन सी हो सकती है। जैसे लिविंग में हो गया पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। और अबायोटिक के अंदर क्या होएगा? जितनी भी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड करने में हेल्प करती है या फिर जो इन्फेक्शन को स्टार्ट करने में या किसी भी हेल्दियर प्लांट को डिजीज़ करने में कैपेबल होती है, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस, अब एनवायरमेंटल कंडीशंस में टेम्परेचर आ गया, मॉइस्चर आ गया, सॉइल क्वालिटी आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये पहले भी बता चुकी हूँ, अभी वापस से इनको रिपीट कर दिया कि जो भी बायोटिक डिजीज़ यानी कि लिविंग थिंग्स, अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि जिसमें लाइफ है, ठीक है, उन्हीं को हम लोग लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट करेंगे, और जिनके अंदर लाइफ नहीं है उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ आती है? जैसे पैथोजन हो गया जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब पैथोजन या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर वायरसेस हो गए, जो कि डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनके जितने भी स्पीशीज़ होते हैं कहीं ना कहीं सभी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के अंदर या फिर पैथोजन के अंदर इनको काउंट किया जाता है। जबकि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस को हम लोग इंक्लूड करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस में टेम्परेचर आ गया, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मॉइस्चर आ गया, सॉइल क्वालिटी आ गया, ये सारी चीज़ें कि उनको वाटर किस अमाउंट में मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इनके डिटेल्स के बारे में बात करना पड़ेगा कि इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंजाई से। इसमें फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। जनरल कैरेक्टर्स, तो इसके जितने भी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उस पर बेसिकली या तो 3 नंबर के जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर तो
इसके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली या तो छोटे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और जो ऐसे टाइप बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टर देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि जो फंजाई की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, या फिर जो भी फंजाई के थ्रू जो डिजीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आती है स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी। फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी, इज नॉन एज माइकोलॉजी, ठीक है। यही टर्म है माइकोलॉजी, बुक का टाइटल ही यही है अपना, और इसका मीन ये होता है फंजाई की स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज माइकोलॉजी, या फिर फंजाई के बारे में जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग माइकोलॉजी के अंडर में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइकोलॉजी, कि ये जो माइकोलॉजी जो टर्म है इसकी ओरिजिन किसने की थी, या फिर इसके बारे में जो अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो किस साइंटिस्ट ने कलेक्ट की थी, ठीक है। तो सेकेंड आता है फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके पहले जो प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर थे हेनरिक एंटोनी डी बेरी, वही उन्होंने ही जो है फंजाई के बारे में भी स्टडी किया था, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेनरिक एंटोनी डी बेरी इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आता है कि फंजाई के थ्रू जो डिजीज़ होती है, अब जैसे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अलग अलग टाइप की डिजीज़ कॉज होती है, उसी तरह फंजाई के थ्रू जो डिजीज़ कॉज होती है उनके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोसिस, माइकोसिस, ठीक है। disease that caused by fungi, that caused by fungi is known as mycosis, हो गया, ठीक है। कि स्टडी ऑफ फंजाई को बोलेंगे माइकोलॉजी, फंजाई के थ्रू जो डिजीज़ कॉज होती है उनको बोलेंगे हम लोग माइकोसिस, एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी इज हेनरिक एंटोनी डी बेरी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अब ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जो वन वर्ड आंसर होते हैं वहाँ पे ये यूज़ आ सकती है। तो जो फर्स्ट इसका जनरल कैरेक्टर है, इसके कुछ जितने भी जनरल कैरेक्टर्स होंगे हम लोग ईजीएस्ट वे में उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट इसका जनरल कैरेक्टर है वो ये है कि जो भी फंजाई होते हैं, जो फंजाई के जितने भी ग्रुप है, या जो फंजाई अपने आप में जो एक ग्रुप है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको हम लोग यूकैरियोट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर है वो ये है कि फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये वापस से एक नया टर्म आ गया कि एक्चुअल में यूकैरियोटिक होते क्या है, ठीक है। तो यूकैरियोट क्या होता है, वे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जिनके अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, ठीक है, या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, या फिर जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो उसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे डीएनए हो गया या फिर आरएनए हो गया। डीएनए या आरएनए जो होते हैं उनको हम लोग एज अ जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, ठीक है। कि जो भी डीएनए है या फिर जो भी आरएनए है वो उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड होती है और वो सेल का जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे जितने भी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज रहती है। और न्यूक्लियस क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके चारों तरफ जो होती है एक
क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर्स या फिर इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती है जो डबल मेम्ब्रेनस होती है, या फिर सेल के अंदर और भी जितने टाइप के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो जितनी भी जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है या फिर जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की इसमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का फर्स्ट एग्जांपल तो हो जाता है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया। सेकंड क्या हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया। थर्ड क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको अंत्यप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि इनके अंदर सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं, इनके अंदर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। तो वे ऑर्गेनल्स या फिर वे सेल्स जिसके अंदर ये सभी स्ट्रक्चर्स पाई जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट करते हैं। जबकि इसका जो अनदर टर्म होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जब यूकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये सारे के सारे इसमें एब्सेंट होते हैं। अगर ये एब्सेंट है यानी कि इनमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, इसमें गोल्जी बॉडीज़ भी नहीं पाई जाती है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है, इनमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो फिर डीएनए किस तरह से स्टोर रहता है, ये भी क्वेश्चन निकलता है कि अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर डीएनए रहता कहाँ है। तो उसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोड करता रहता है, यानी कि वो न्यूक्लियोइड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, उसमें जो भी डीएनए होगा या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए या आरएनए, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोड करता रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि अब फंजाई जो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, सेंट्रियोल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है एक्सेट्रा। जबकि इसके ऑपोजिट जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इससे थोड़े प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इससे थोड़े सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते, यानी कि उनके अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है या फिर उनका जो डीएनए या फिर जो आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता रहता है, या फिर जो कोशिका द्रव्य होता है सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसके अंदर वो फ्रीली ही फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी। इसके बाद में इसका जो सेकंड कैरेक्टर आता है वो ये है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड कैरेक्टर आता है कि जितने भी जो फंजाई होते हैं वो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। नॉन क्लोरोफिलस का क्या मीन होता है, अगर हम लोग वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करके देखें तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि नॉन क्लोरोफिलस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। नॉन क्लोरोफिलस, ठीक है, कि जितने भी जो फंजाई होते हैं ये एक नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म का मतलब, क्लोरोफिलस से कुछ वर्ड समझ में, एक वर्ड निकलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोफिल, ठीक है। इससे ही एक वर्ड निकलता है क्लोरोफिल, ठीक है, यानी कि
जितने भी जो फंजाई होते हैं या फिर फंजाई जो ग्रुप है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। नॉन का मतलब क्या होगा कि यानी कि उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। नॉन क्लोरोफिलस यानी कि उनमें क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो उनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये नॉन क्लोरोफिलस है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है, इसका मीन क्या हो गया कि वो जितने भी फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं रखते हैं, यानी कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। नॉन फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का मतलब तुमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं मिलता है और नॉन क्लोरोफिलस है, इसका एक्चुअल में मीन क्या है, मतलब ये इसका होगा क्या, इसका रोल क्या था? रोल ये है कि अगर क्लोरोफिल नहीं है, बेसिकली जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स की जो लीफ होती है, लीफ एरिया जो होता है वही फूड फॉर्मिंग एरिया होता है, यानी कि जो लीफ एरिया होता है वहीं पे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब खाना किस फॉर्म में बनाते हैं या फिर किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? तो जितने भी जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड फॉर्म करते हैं और फूड फॉर्म करने के लिए लीफ के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें हेल्पफुल होता है। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट नहीं है यानी कि वो प्लांट या फिर वो जो फंजाई होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड फॉर्म नहीं कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक हो गए और नॉन क्लोरोफिलस हो गए, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन नहीं बनाते, यानी कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और मेथड पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है कि इसका फीडिंग हैबिटेट क्या है। अगर ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, अगर ये सनलाइट पे डिपेंड नहीं रह रहा है अपने भोजन के लिए या अपने खाने के लिए, तो ये अपना फूड फिर किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है? तो थर्ड इसका कैरेक्टर आता है, जनरल कैरेक्टर, फीडिंग न्यूट्रिशन टाइप, कि अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। न्यूट्रिशन टाइप या फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट्स, ठीक है, ये हो गया। तो जितने भी जो फंजाई होते हैं या फंजाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, या तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर वो किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं अपना फूड के लिए। ठीक है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी डेड, जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म पे अगर वो डिपेंडेंट है तो वो क्या करेंगे, फंजाई उस डेड ऑर्गेनिज्म पे, उस डेड ऑर्गेनिज्म को अपना टारगेट बनाएंगे, टारगेट बना के उस पर अटैक करते हैं या फिर उस पर जो है अपना जाल बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो उस पर अपना जाल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सेल वॉल जो होती है या फिर उनकी जो भी कोशिका भित्ति होती है वो उससे कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जो एंजाइम उनकी सेल वॉल से सिक्रीट हुआ है वो एंजाइम क्या करता है, जो टारगेट फूड है या फिर जो भी डेड मटेरियल है जिसको उन्हें एज अ फूड एब्जॉर्ब करना या एज अ फूड उसको लेना है, तो वो क्या करते हैं, वो जो एंजाइम होता है वो उस टारगेट या फिर जो डेड फूड होता है उस पर क्या करते हैं, वो लोग उसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसका डिग्रेडेशन हो गया यानी कि धीरे धीरे वो क्या करेगा, डिग्रेड होने लग जाएगा। अगर वो डिग्रेड होने लग जाएगा तो उससे क्या आएंगे, कुछ और टाइप के जो है लिक्विड का सिक्रेशन होगा, जो डेड मटेरियल है उससे लिक्विड का सिक्रेशन होगा और उसके बाद में जो भी फंजाई ने अपना जो भी जाल फैलाया है वो फंजाई क्या करती है, जो लिक्विड निकला है उससे या फिर जो लिक्विड एंजाइम के थ्रू जो भी पोर्शन डाइजेस्ट हुआ है उस डाइजेस्टेड पोर्शन को वो उसके बाद में अपने सेल वॉल से उसको एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये हो गया, यानी कि न्यूट्रिशन टाइप के लिए क्या करते हैं वो किसी भी लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, इसके लिए वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं,
एंजाइम सिक्रीशन होता है, एंजाइम सिक्रीशन होता है। ये एंजाइम सिक्रीट होने के बाद क्या करेगा, ये जो टारगेट फूड है, टारगेट फूड है उसका क्या करेंगे, ये डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन कर दिया, तो टारगेट फूड का जब डाइजेशन करेंगे या फिर जब उसका डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब बाय सेल वॉल। बाय फंगल सेल वॉल, ठीक है, हो गया कि इसके न्यूट्रिशन टाइप में क्या होता है, या तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या फिर ये किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। उसके लिए अब लिविंग और डेड पे डिपेंडेंट है तो सबसे इनका जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये अपनी सेल वॉल के थ्रू कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एक बार उस टारगेट पे उन्होंने एंजाइम सिक्रीट कर दिया तो वो जो एंजाइम होते हैं उसके अंदर क्या होती है, डाइजेशन या फिर उस ऑर्गेनिज्म को, उस टारगेट को डिग्रेड करने की कैपेबिलिटी होती है। तो टारगेट फूड का डिग्रेडेशन होता है या फिर डाइजेशन होता है। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, फंजाइज होती है अपने सेल वॉल के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है, जैसे अभी अपन लोगों ने वर्ड यूज़ किया है कि सेल वॉल के थ्रू जो है वो अपना फूड को एब्जॉर्ब करनी, तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, ये भी इसका एक जनरल कैरेक्टर में काउंट हो जाएगा कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। फोर्थ हैबिटेट हो गया, फोर्थ जो कैरेक्टर हो गया वो हो गया सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जो होते हैं काइटिन और सेल्यूलोज, ठीक है। एक तो होता है काइटिन एंड एक होता है सेल्यूलोज, ठीक है। काइटिन और सेल्यूलोज, इनकी जो भी सेल वॉल होती है वो या तो काइटिन की होती है या फिर सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आता है कि जो भी फंजाई होते हैं, जैसे इसका जो पहला वाला कैरेक्टर देखा था हम लोगों ने कि उसमें प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो बॉडी है, फंजाई की जो बॉडी है वो क्या होगी, प्लांट की तरह रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं रहेगी। कोई भी प्लांट होता है, ये अपना फिफ्थ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी प्लांट है तो जो प्लांट बॉडी होती है बेसिकली हम उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पोर्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया रूट, सेकंड हो गया स्टेम, थर्ड हो गया लीफ, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया प्लांट की बात, लेकिन फंजाई तो फंजाई में प्लांट जैसा कैरेक्टर है ही नहीं। यानी कि जो फंजाई होती है उसकी जो भी बॉडी होती है या फिर जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसमें रूट, स्टेम और लीफ देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। रूट, स्टेम और लीफ देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये इसमें नहीं होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ जो है ये तीनों चीज़ें इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। अब जो भी प्लांट होते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो फूड सप्लाई होती है या फिर जो भी वाटर सप्लाई होती है उसके लिए उसका जो स्टेम होता है या फिर जो रूट्स होती है या फिर जो लीफ होती है उन सब के अंदर एक वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं संवहनीय तंत्र, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, वेस्कुलर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जब रूट ही नहीं है, स्टेम ही नहीं है, लीफ ही नहीं है तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉमन सेंस है ना कि जब ये तीनों चीज़ें ही एब्सेंट है तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस भी कहाँ देखने को मिलेगी। तो इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा वो होगा कि वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है लेकिन ये तो प्लांट का जैसा है ही नहीं तो इसमें जो है वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। ये हो गया 6 कैरेक्टर हो गए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं हम लोग 7th कैरेक्टर, किसका जो 7th कैरेक्टर है वो है क्या, कि जितने भी जो फंजाई होते हैं, अब ये 7th कैरेक्टर कि जो भी फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी फूड एब्जॉर्ब करते हैं या फिर जो भी वो न्यूट्रिशन लेते हैं
फिर वो न्यूट्रिशन वो किसी डेड टिश्यू से ले या फिर वो किसी लिविंग टिश्यू से ले, लेकिन जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन को वो क्या करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज बनाते हैं वो, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग उसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं। अभी अपने को सिर्फ इतना देखता है कि जैसे प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के बाद में जो ग्लूकोज बना रहे हैं या फिर जो एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, उसी तरह से फंजाई भी तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद में एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करके रखती होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, जितनी भी जो फंजाई होती है वो एनर्जी को या तो ग्लाइकोजन पार्टिकल्स के रूप में या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में उनको स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं ये तो ग्लाइकोजन पार्टिकल के रूप में या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, ठीक है, या तो ग्लाइकोजन पार्टिकल के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे या फिर ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में ये लोग एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कि इनकी जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको हम लोग थैलस बोलते हैं या फिर थैलोइड टाइप बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि जो जितनी भी जो फंजाई होती है वो फंजाई क्या करती है कि उनको हम लोग 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अलग अलग क्लासेस कौन सी हो सकती है, जैसे सेप्रोफिटिक फंजाई हो सकती है, पैरासिटिक फंजाई हो सकती है या फिर सिम्बायोटिक फंजाई हो सकती है। यानी कि न्यूट्रिशन वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे या फिर जो भी उनकी न्यूट्रिशन हैबिटेट होती है उसके बेसिस पे हम लोग फंजाई को 3 क्लासेस में अलग से डिफाइन करते हैं। वो क्लासेस कौन कौन सी हो जाएगी, वो इसका 8th कैरेक्टर हो गया। जैसे ये हो गया इसका 8th कैरेक्टर कि जितनी भी जो फंजाई होती है उसकी न्यूट्रिशन हैबिटेट ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग और डेड टिश्यू। तो जो भी न्यूट्रिशन होता है या तो वो 3 टाइप का हो गया, जैसे फर्स्ट हो गया सेप्रोफाइट, सेकंड हो गया पैरासाइट, थर्ड हो गया सिम्बायोटिक। हो गया, ठीक है। तो जो भी इसकी न्यूट्रिशन हैबिटेट होती है या फिर जो भी लिविंग और डेड टिश्यूज़ पे इसकी जो डिपेंडेंसी होती है उसके बेसिस पे हम लोग इनको 3 अलग अलग क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट क्लास हो गया सेप्रोफिटिक, सेकंड हो गया पैरासिटिक और थर्ड हो गया सिम्बायोटिक, ठीक है। तो हम लोग सिम्बायोटिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिम्बायोटिक जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, ठीक है। ये इसका 8th हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइट और पैरासाइट इनके एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब तक मीनिंग पता नहीं होंगे तब तक टॉपिक में कंफ्यूजन ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक फंजाई, ठीक है, सिम्बायोटिक फंजाई। अब सिम्बायोटिक फंजाई क्या होती है, वे फंजाई जो अपने फूड के लिए किसी के साथ एक कोरिलेशन बना के रखती है, ठीक है, जैसे फंजाई और एल्गी का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो जब फंजाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती है या फिर उसके साथ में एक क्या बोलते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करके कि जिससे दोनों को ही प्रॉफिट हो, जैसे अगर फंजाई और एल्गी है, जैसे फंजाई और एल्गी जो है दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर रह रही है, तो उसमें क्या होएगा, जैसे ये हो गया फंजाई प्लस एल्गी, ठीक है, फंजाई और एल्गी, ठीक है। तो फंजाई और एल्गी ये दोनों जब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रही है तो इससे क्या होएगा, फंजाई को भी प्रॉफिट ही होगा और एल्गी को भी प्रॉफिट ही होगा। यानी कि इसमें लॉस नहीं होगा किसी का भी। ऐसा नहीं होगा कि अगर फंजाई एल्गी पे डिपेंडेंट है तो एल्गी को किसी टाइप का लॉस होगा और फंजाई को प्रॉफिट होगा, और अगर एल्गी किसी तरीके से फंजाई पे डिपेंडेंट है तो मतलब ना ही तो फंजाई का लॉस है यहाँ पे, ना ही एल्गी का लॉस है। दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रह रहे हैं, यानी कि इसमें इन दोनों का ही प्रॉफिट होता है। तो जब फंजाई किसी एल्गी या फिर किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक एसोसिएशन बनाकर रहती है तब उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक फंजाई, ठीक है, सिम्बायोटिक फंजाई ये हो गया। इसके बाद में होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहजीवी फंजाई,
इसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी फंजाई, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सेकंड टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक फंजाई। सेप्रोफिटिक फंजाई, ठीक है। अब सेप्रोफिटिक फंजाई में क्या होता है तो ये भी ऐसा ही कि भाई ये अपने फूड के लिए किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रह रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होएगा कि जो भी फंजाई होती है, इस तरह की जो सिम्बायोटिक फंजाई होती है, ये क्या करती है, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी डेड टिश्यू पे डिपेंडेंट रहती है, जैसे डेड टिश्यू। अब ये जो डेड टिश्यू है ये कुछ भी हो सकते हैं, ये एनिमल टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये प्लांट टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एनिमल और प्लांट दोनों हो सकते हैं, ये एनिमल और प्लांट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई फंजाई अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी डेड टिश्यूज़ पे, डेड एनिमल टिश्यू या फिर डेड प्लांट टिश्यूज़ पे अगर डिपेंडेंट रहती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उन फंजाई को हम लोग सेप्रोफिटिक फंजाई के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी फंजाई। मृतजीवी फंजाई, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में थर्ड आता है पैरासिटिक फंजाई। थर्ड आ गया पैरासिटिक फंजाई। सॉरी, पैरासिटिक फंजाई, ठीक है। तो एक तो हो गया था जिसमें कि फंजाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रह रही है, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया सिम्बायोटिक फंजाई। लेकिन अगर कोई फंजाई के ग्रुप या फिर फंजाई के वो मेंबर जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेसिस पे किसी न किसी प्लांट टिश्यूज़ या डेड एनिमल टिश्यूज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनको हम लोगों ने सेप्रोफिटिक फंजाई में इंक्लूड कर दिया था। अब थर्ड आता है पैरासिटिक फंजाई। कि पैरासिटिक फंजाई क्या होता है कि जब कोई फंजाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यूज़ पे, ठीक है, लिविंग टिश्यूज़ पे डिपेंडेंट रहती है। अब अगर कोई फंजाई अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी लिविंग टिश्यू पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर वो लिविंग टिश्यू को अगर इन्फेक्टेड करती है, तो उससे क्या होएगा, जो भी लिविंग टिश्यू या फिर जो भी टारगेट फूड होगा, जो भी टारगेट ऑर्गेनिज्म है, अब वो टारगेट ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है और वो प्लांट भी हो सकता है, तो वो जो भी टारगेट ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। पैरासिटिक जितनी भी जो फंजाई होती है एक्चुअल में वो डिजीज़ कॉजिंग फंजाई होती है। इनको हम लोग बोलते हैं डिजीज़ कॉजिंग, डिजीज़ कॉजिंग फंजाई। क्योंकि जितनी भी जो सेप्रोफिटिक फंजाई थी या फिर जो मृतजीवी फंजाई थी, वो क्या कर रही है, डेड ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, जो टिश्यूज़ ऑलरेडी डेड है या फिर जिन एनिमल्स की या प्लांट्स की डेथ हो चुकी है, तो उनका तो डिग्रेडेशन होना ही है। अगर फंजाई उस पर अटैक करती है तो उसको वो जो भी टारगेट ऑर्गेनिज्म होगा उसको किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी पैरासिटिक फंजाई है वो जिस ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर रही है या फिर जिस टिश्यूज़ पे अटैक कर रही है अपने फूड के लिए, जिस पे डिपेंडेंसी शो करती है, वो क्या करते हैं, वो लिविंग होते हैं, यानी कि उनमें लाइफ प्रेजेंट होती है। और लाइफ प्रेजेंट है यानी कि अगर कोई फंजाई ऐसे किसी एनिमल पे या फिर ऐसे किसी प्लांट पे अगर अपना न्यूट्रिशन उनसे ले रही है, तो वो क्या करेगी, उस पर अपना माइसीलियम बनाएगी। माइसीलियम क्या होता है, उसका एक जाल होता है, ठीक है, माइसीलियम बनाएगी। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या करती है, वो अपना जाल फैलाती जाती है, यानी कि वो जो चीज़ें होंगी वो सारी इन्फेक्टेड हो जाएगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड हो गया यानी कि वो डिजीज्ड हो चुका है। तो इसीलिए जितनी भी जो पैरासिटिक फंजाई होती है उनको हम लोग डिजीज़ कॉजिंग फंजाई कहते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि जो पैरासिटिक फंजाई होती है वो एक्चुअल में
मतलब किसी भी हेल्दियर प्लांट को या फिर किसी भी हेल्दियर एनिमल को उनको डिजीज्ड बनाने में कैपेबल या फिर उनकी इतनी कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, जैसे अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया है माइसीलियम, ठीक है, कि माइसीलियम क्या है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भी फंजाई होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसको हम लोग, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आई थिंक 9th कैरेक्टर में, कि जो भी फंजाई होते हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसको अपने मतलब अगर हमको किसी भी फंजाई के बारे में स्टडी करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है जिसको हम लोग नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जितने भी जो फंजाई होते हैं बेसिकली उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, किस बेसिस पे वो रिप्रोड्यूस करती है। तो जो 10th आता है वो होता है इसमें रिप्रोडक्शन टाइप। रिप्रोडक्शन टाइप की वो किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तीनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और थर्ड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब इनकी भी इनके बारे में अलग से चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म निकलती है कि माइसीलियम क्या है। माइसीलियम क्या है, जो भी फंजाई होते हैं वो जिस तरह से अपना किसी भी ऑर्गेनिज्म पे अपना जो अटैक करती है या फिर उस पर जिस तरह से वो स्प्रेड करती है तो वो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि माइसीलियम क्या है, माइसीलियम एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। माइसीलियम एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइसीलियम एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ छोटा सा, एक मिनट वापस लिख देते हैं। जैसे माइसीलियम है, ये इसकी जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसी को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। ये किस तरह की होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फाइबर यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत ही बारीक बारीक से रेशियो होते हैं या फिर छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं। जब बहुत सारे फाइबर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते जाते हैं तब वो जो चीज़ें होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। जैसे अगर माइसीलियम है, माइसीलियम में अगर कोई सिंगल फाइबर है या फिर कोई सिंगल थ्रेड है या फिर कोई सिंगल क्या बोलते हैं, जैसे छोटा सा टिश्यू है, टिश्यू भी नहीं बोलेंगे हम लोग, सिर्फ थ्रेड या फिर फाइबर वर्ड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई सिंगल फाइबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे सिंगल फाइबर। तो ये सिंगल फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइफी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हाइफी। लेकिन जब बहुत सारे हाइफी आपस में जॉइंट होते जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। जैसे हाइफी हो गया। जैसे माइसीलियम क्या है, माइसीलियम जो भी फंजाई होते हैं, फंजाई की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस तरह की अपीयरेंस शो करती है, तो ये फाइबर लाइक अपीयरेंस शो करती है या फिर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करना है और डिटेल में तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके जो भी फाइबर्स होते हैं या फिर जो भी छोटे छोटे से थ्रेड्स होते हैं उन थ्रेड्स को या फिर जो भी सिंगल फाइबर या फिर जो सिंगल थ्रेड होता है उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। हाइफी क्या है, माइसीलियम का सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाइफी क्या है, माइसीलियम का सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब
ये तो हो गया सिंगल थ्रेड। लेकिन जब इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल फाइबर्स या फिर मल्टीपल थ्रेड या फिर मल्टीपल हाइफी आपस में जॉइंट होते हैं तब वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे बहुत सारे मल्टीपल हाइफी हो गए, जैसे मल्टीपल हाइफी हो गए। तो जब मल्टीपल हाइफी आपस में जॉइंट होते हैं तब वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने बोल दिया कि इसकी जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया माइसीलियम। इसके बाद में आता है इसका, अगर हम लोग डायग्राम बना के देखें तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये इस तरह का कुछ भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया एक तरह से कि बस छोटे छोटे से फाइबर्स हैं जो कि आपस में जॉइंट होकर के माइसीलियम बना रहे हैं। जैसे ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। ठीक है, और ये तो पूरी स्ट्रक्चर है कि इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो माइसीलियम बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से हमको कोई सिंगल थ्रेड का यूज़ करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइफी। हाइफी, ठीक है। अब ये जो भी माइसीलियम या फिर जो हाइफी होता है वो क्या करता है, वो सेप्टेट होता है, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टीशंस बने होते हैं। सेप्टेट यानी कि जैसे ये हाइफी हो गया ना, है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे से हर थोड़े से गैप के बाद में छोटे छोटे पार्टीशंस बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पार्टीशन हो गया। ठीक है, इस तरह के पार्टीशन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पार्टीशन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। जैसे माइसीलियम है, एक तो हो गया कि ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, सेकंड हो गया कि ये सेप्टेट होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें पार्टीशन प्रेजेंट होता है, इसमें पार्टीशन प्रेजेंट होता है। जैसे कोई जाल जैसी स्ट्रक्चर है जो कि छोटे छोटे से पार्टीशंस के द्वारा डिवाइड की गई है। ठीक है, पार्टीशन प्रेजेंट। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं मल्टीपल नंबर्स में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जैसे फंजाई है, फंजाई की जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम फाइबर लाइक अपीयरेंस शो करती है। और ये जो भी फाइबर्स होते हैं इनमें से जो सिंगल फाइबर्स होते हैं उसके लिए हम लोग हाइफी वर्ड का यूज़ करते हैं। जो हाइफी वो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, माइसीलियम का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हाइफी है। लेकिन जब मल्टीपल हाइफी आपस में जॉइंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये इसकी माइसीलियम और हाइफी का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो माइसीलियम या फिर जो हाइफी होते हैं ये सेप्टेट होते हैं, यानी कि इसमें हर थोड़ी से गैप के बाद में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं या फिर पार्टीशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन हो गया। इसके बाद में होता है कि जो भी पार्टीशन होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। या तो जैसे पार्टीशन के बीच में सिंगल न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं और मल्टीपल न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।